नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं HDFC म्यूचुअल फंड की खास मुहिम बरनी से आजादी इन एसोसिएशन विद TV9 नेटवर्क। हम इसमें बात करने वाले हैं कि महिलाएं कैसे अपना रोल समाज में बदल रही है। अब देखिए ना, पहले तो सिर्फ पुरुष ही कमाते थे, आज महिला भी कमा रही हैं। दिलचस्प है कि दोनों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल्स और तरीका जो है वो एक ही रहने वाला है, लेकिन पैसों से जुड़े फैसले लेने का रवैया दोनों का जरूर अलग है। जब बात फ्यूचर के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की होती है, आप किसी भी महिला से जब बात करेंगे तो शायद पहले आपके कानों तक यही जवाब आएगा कि मेरे पार्टनर कुछ प्लान कर रहे हैं। पैसों के मैटर में मैं ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं ये क्यों देखूं, वगैरह वगैरह, यानी बहाने हजार सुनने को मिल जाते हैं। और अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचती हैं कि आपको पैसों से क्या लेना देना, तो बरनी में कैद आपकी इस पुरानी सोच को तोड़ने का यही हम प्रयास कर रहे हैं और यही सही वक्त है, क्योंकि ये आप कैसे कर सकते हैं हम यही समझने वाले हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमित कुकरेजा जी, और जिनकी खासियत है कि ये डबल इनकम फैमिलीज को मदद करते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, और साथ ही में सर्टिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजिशनिस्ट हैं। क्या होता है ये भी हम इनसे समझेंगे। अमित, वेलकम टू मनी9। और मुझे लगता है कि हम जब महिलाओं की बात करते हैं, जो मैंने अभी शुरुआत में कहा कि महिलाएं अक्सर जो है बैक सीट ले लेती हैं, जब बात फाइनेंशियल मैटर की आती है। लेकिन जब आप कपल्स की प्लानिंग करते हैं तो आप दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया। और जब महिलाएं भी इन्वॉल्व होती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, लेडीज का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा उनका आउट ऑफ हैबिट होता है, वो अनकंफर्टेबल होती है फाइनेंशियल अफेयर्स को हैंडल करने में। बट ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह ना लें। काफ़ी लेडीज़ हैं जो फाइनेंशियली इन्वॉल्व रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर करियर एंड प्रोफेशन, वो एक्टिव रहना पसंद करती हैं। जो कभी एक्टिव नहीं रहे इन देयर चाइल्डहुड डेज, अपब्रिंगिंग के दौरान, अगर उनके पेरेंट्स ने, पर्टिकुलरली फादर ने, उनको फाइनेंशियली इन्वॉल्व नहीं किया, तो वो बैक सीट और पैसिव रहना पसंद करते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा ये एरिया ऑफ डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो अब चीज़ें बदल रही हैं और वुमेन के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन से कंफर्टेबल सिचुएशन में आना भी ज़रूरी हो रहा है, और कुछ लोगों को मज़ा भी आ रहा है। बट देखते हैं आगे जर्नी कैसे जा रही है। सो डेफिनेटली आपने कहा कि अनकंफर्टेबल से अब कंफर्टेबल पोजीशन में आ रही है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि अब जो महिलाएं हैं वो अपना पैसा कमा रही हैं, और ये उनको एक पावर देता है। जी बिल्कुल। आई मीन, मनी से जो एम्पावरमेंट होती है वो तो कोई और चीज़ बीट कर नहीं सकती। लेकिन जब वो कमाना सीख जाते हैं और कमाने में जो उनको एक अपलिफ्टमेंट महसूस होती है, एक एम्पावरमेंट फील होती है, तो वो उसी चीज़ को एक्सटेंड करके एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टिंग में भी रिटेन करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हमारे मर्ज़ी से खर्चे डिसाइड हों और हमारे मर्ज़ी से इन्वेस्टमेंट्स हों, ताकि हमारा फाइनेंशियली फ्यूचर सिक्योर होता जाए और हम अपने बच्चों के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते रहें टाइम टू टाइम। तो जब एक कपल आपके पास आते हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो आप क्या देख रहे हैं कि वाइफ्स के साथ आ रहे हैं, या आपको बोलना पड़ता है कि नहीं, वाइफ्स को भी आप साथ में लेकर के आइए? और ये दोनों के लिए मैं कहूँगी, हाउसवाइफ्स एज वेल एज जो लोग काम कर रही हैं, तो कई बार आइसोलेशन में भी लगता है मुझे कि हस्बैंड अपना प्लान कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं अपना प्लान कर रही हैं। इन दोनों को साथ में प्लान करना ज़रूरी है अगर दोनों कमा रहे हैं, और दोनों नहीं भी कमा रहे हैं। तो आपके पास जब आते हैं लोग, तो कैसे आते हैं? एज कपल आते हैं या एज एन इंडिविजुअल आते हैं? देखिए, आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक शुरू कर दिया है। और लास्ट वीक ही मैं एक वैलेंटाइंस डे का स्पेशल शो कर रहा था, तो इसमें हम कपल्स के फाइनेंशियल बिहेवियर को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे। जो कपल्स ऑलरेडी फाइनेंशियली अलाइंड हैं, जिनमें मनी से रिलेटेड कॉन्वर्जेशंस आराम से होती हैं, वो हमेशा साथ में आना पसंद करते हैं और वो पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो अलाइन नहीं है, चाहे वो दोनों कमा भी रहे हैं, दोनों फाइनेंशियली एम्प्लॉयड हैं और अपने आप को एक अच्छा सा उन्होंने करियर में मकाम हासिल कर लिया है और वो पैसे बना के चल रहे हैं, और अगर उनमें अलाइनमेंट नहीं है तो वो फिर अकेले आना पसंद करते हैं। और उस वक्त हमारा चैलेंज ये हो जाता है कि कैसे दोनों को इन्फ्लुएंस करके अलाइंड रखें और दोनों को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा अवेयर करें, ताकि जो डिसीजन मेकिंग हो वो कलेक्टिव हो, कोलैबोरेटिव हो, उसमें कन्फ्रंटेशन और फ्रिक्शन ना हो, और फैमिली के फाइनेंशियल गोल्स जल्दी से एड्रेस हो जाएं। तो इट्स अ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव सिचुएशन। किस कपल में क्या केमिस्ट्री चल रही है मनी रिलेटेड, वो डिसाइड करता है कि कौन कैसे इन्वॉल्व होना चाहता है। रही बात होम मेकर्स की और हाउस वाइफ की, तो इनमें नॉर्मली देखा गया है कि वो बैक सीट लेते हैं
फॉर सिंपल 2-3 रीजंस। वन, उनको लगता है कि हम कमाते नहीं हैं तो शायद हमारा बोलना अच्छा नहीं है, हम बेहतर है कि उन सब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत करें या वहाँ इन्वॉल्व हों जहाँ पे हमारा इम्पैक्ट अच्छा है, तो थोड़ा उनमें एक रिजर्वेशन होता है। दूसरे, वो उस टॉपिक से डरते हैं, उनको लगता है इस टॉपिक को डिस्कस करने से, क्योंकि हम कमाते नहीं हैं, हो सकता है घर में विवाद बढ़ जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाए, और हम इस विवाद में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते, तो हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। तीसरा, उनका सिंपल रीज़न होता है कि इन्वॉल्व हो भी गए तो सामने वाला क्या सोचेगा कि मैं क्यों मनी अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रही हूँ, मैंने तो कमाया नहीं है। लेकिन उनको ये समझना है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट से उनके फैमिली प्रोटेक्ट होगी, फ्यूचर में कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो जाएगी तो उनकी अवेयरनेस से, फाइनेंशियल अवेयरनेस से वो अपना कोर्स करेक्शन और आगे क्या रास्ता अपनाना है वो आइडेंटिफाई करके उसके चलने में वो काफ़ी काबिल और सक्षम हो जाएंगी। इनफैक्ट यही अमित मैं पूछना चाह रही थी कि क्यों ये एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, क्यों आपको एज पार्टनर्स काम करना होगा, भले ही आपकी वाइफ होम मेकर हो या वर्किंग हो, अलग अलग नहीं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपना पैसा कमा रही हूँ, मैं क्यों अपने हस्बैंड के साथ प्लान करूं, मैं इंडिविजुअली फैसले ले सकती हूँ, क्योंकि हमको तो एम्पावर होना है ना। सो मुझे ये अधिकार है कि मैं अपने पैसों का फैसला खुद लूँ, क्यों मुझको एज कपल प्लान करना है? देखिए, कपल्स में एक शेयर्ड विजन होती है, एक कलेक्टिव गोल्स होते हैं। तो जब आप शेयर्ड विजन डिस्कस करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उसमें मनी से रिलेटेड और मनी से अनरिलेटेड सारी सिचुएशंस आ जाती हैं। अगर आपको घर खरीदना है, क्योंकि आप दोनों को साथ में रहना है, तो आपका कलेक्टिव डिसीजन होगा। अगर आपको रिटायरमेंट लेना है तो किसको पहले लेना है और क्या दूसरा पार्टनर उसे सपोर्ट करेगा, तो वो कलेक्टिव डिसीजन होना है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे बड़े होकर कहाँ पढ़ेंगे और किस जगह उनका रहना होगा और वो कहाँ जॉब करेंगे, वो एक कलेक्टिव डिसीजन है, क्योंकि बच्चे कलेक्टिवली हुए थे। तो बच्चे, रिटायरमेंट, घर, गाड़ी, ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन से लाइफ काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, स्मूथ हो जाती है और आप अपने करियर में और एक्सेल करते हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस, जहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपको अगर गाड़ी खरीदनी है, वो अपग्रेड करनी है, आप कर सकते हैं, और अगर उसको अपग्रेड करने से आपके रिटायरमेंट प्लान पे, बच्चों की एजुकेशन के प्लान पे, घर के लोन पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, तो वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस आप बगैर कलेक्टिव डिसीजन के ले सकते हैं। इट्स हेल्दी फॉर यू, बिकॉज आप बिल्कुल पूरी तरह से यू हैव अ राइट टू अपलिफ्ट योरसेल्फ मटीरियलिस्टिकली, राइट। तो आप अगर ये दोनों मिल के आइडेंटिफाई कर लें कि हम लोग इन चीज़ों के निर्णय मिलजुल के बैठ के लेंगे और इन चीज़ों पे हम एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं करेंगे, टोका टिप्पणी नहीं करेंगे, एंड वील बी हैप्पी दैट यू आर हैप्पी बाय मेकिंग दीज डिसीजंस। इट्स अ मिक्स्ड बैग। हम बात कर रहे हैं बर्नी से आज़ादी की, ठीक है? तो आपको क्या लगता है ये जो बर्नी है, जो वो कांच के मर्तबान ही नहीं, एक हमने जैसे मैंने कहा कि सोच की, पुरानी सोच की एक बर्नी है जिसमें हम कि भाई मनी मैटर्स, पुरुष ही ध्यान देंगे, हमें क्या करना है, तो ऐसी बातों से तो हम लड़ ही रहे हैं। तो आपके लिए वो बर्नी क्या होती है? आप जब विमेन की फाइनेंशियल मैटर से डील करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसको बदलने की ज़रूरत है, वो चेंज जो आप देखना चाहते हैं, जो महिलाएं लाएं अपने फाइनेंशियल बिहेवियर में? देखिए, बर्नी से आज़ादी जब आप ये टर्म यूज़ करते हैं ना, तो मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं विद रिस्पेक्ट टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मुझे लगता है सबसे पहला वुमेन को ये सोचना है कि उनकी इंडिपेंडेंस में, चाहे वो मैरिड हैं चाहे वो पार्टनर हैं, उनकी इंडिपेंडेंस को बढ़ाने में उनको क्या करना चाहिए। उनके सेल्फ केयर में, उनकी फाइनेंशियल वेलबींग में, उनके इमोशनल वेलबींग में, उनके स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में, सब एस्पेक्ट्स को अगर वो परस्यू करें तो उनको क्या करना चाहिए वो उन्हें ज़रूर आइडेंटिफाई करके करना है। इसमें फाइनेंशियल वेलनेस एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है, सबसे बड़ा टॉपिक है। तो ये हेजिटेशन ड्रॉप कर दीजिए कि अगर आप होम मेकर हैं तो आपको पैसे के टॉपिक्स में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गलत, आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपके पार्टनर नहीं रहे तो वो एसेट्स आप तक कैसे पहुंचेंगे, वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस प्रोसेस के नहीं पता होने से आपके बच्चों की एजुकेशन इम्पैक्ट हो सकती है, आपका घर इम्पैक्ट हो सकता है। अगर उन्होंने कोई लोन लिया है जो आपको नहीं पता है तो वो घर, उस लोन को चुकाने में आप खो सकते हैं। तो जो एसेट्स आप लोगों ने बनाए हैं या हस्बैंड ने बनाए हैं अपने परिवार के लिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो प्लीज़ इन्वॉल्व होइए, डोंट फील शाय और गिल्टी इन्वॉल्व होने में।
दूसरा, अपनी फाइनेंशियल विजन को स्टैब्लिश कीजिए। चाहे आप कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर नहीं है, लेकिन आप ये तो समझते हैं ना कि पैसा कितना ज़रूरी है। हम सबको पता है, मैं तो उसको सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ नेचर बोलता हूँ। पैसा चाहिए, वो हमारे सारे मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस पैसा ही पूरे करता है। कहीं ना कहीं हमारे घरों में ये बात होती है, पैसों के बारे में बात नहीं करते हैं ना। ये आप इसका सामना करते हैं कि पैसों के बारे में नहीं बात करते हैं, ये कुछ ठीक बात नहीं है। लेकिन हमें चाहिए पैसा हर काम के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, लेकिन बात नहीं करना है इसके बारे में। वो हमें बदलना पड़ेगा। वो ख्याल, वो बिलीफ कि मनी इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ, ये हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। बिकॉज मनी इज़ एन इनेबलर, मनी इज़ अ फैसिलिटेटर। मनी आपकी लाइफ को एनहांस करता है। क्या आप इस चीज़ को लेके बात नहीं करते कि यहाँ की हवा शुद्ध नहीं है? हवा शुद्ध है, हवा चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें स्पेस भी चाहिए, राइट? हमें फायर भी चाहिए, हमें मनी भी चाहिए, धन भी चाहिए, क्योंकि धन से ही हम सारे मटीरियलिस्टिक लेवल्स फुलफिल करते हैं। और जब वो फुलफिल होते हैं तभी हम हायर लेवल पे जाते हैं, तभी हम अध्यात्म को और स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाते हैं। ये चीज़ें प्रोग्रेसिव होती हैं। तो इन चीज़ों की, मटीरियलिस्टिक गोल्स की, एस्पिरेशंस की फुलफिलमेंट के लिए पैसे का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। वो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको आप एज एन इनेबलर डिस्कस कीजिए कि इससे हमें अचीव क्या करना है। इकट्ठा करना है शायद प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन इकट्ठा क्यों करना है, किस पर्पस के लिए करना है, वो एक हेल्दी और पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन है। कौन सी वो गलती हैं जो आप देखते हैं कि विमेन करती हैं जब बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, जब बात आती है लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, खुद के लिए पैसे बचाने की, क्या गलतियां करती हैं? 2-3 बड़ी कॉमन सी मिस्टेक्स हैं। क्योंकि विमेन जो होती है ना, वो नर्चरर होती हैं, वो प्रोटेक्टर होती हैं बाय नेचर, वो बायोलॉजी है, वो द वे ह्यूमन लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड। तो ये लोग नर्चरर्स एंड प्रोटेक्टर्स होते हैं, तो ये रिस्क नहीं लेते। ये सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं। जब आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो टैक्स ज़्यादा देते हैं। अगर आप उसको डेट फंड में रखें या किसी और ऐसी कैटेगरी में रखें जहाँ पे आपको टैक्स एफिशिएंसी मिल रही है, तो वो अवेयरनेस उनको होनी चाहिए। और वो गलती उनको जल्दी से, ज़्यादा टैक्स पे करने का जो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो उस सेफ्टी के एंगल से आता है कि हम प्रोटेक्टर हैं, हमें बचाना है, फ्यूचर में कुछ नहीं रहा तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए और अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। दूसरा, अगर आप होम मेकर भी हैं, आई एम श्योर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल में हैं, आप घर में हैं, तो आप उस टाइम को, 4 घंटे के टाइम को, आप ऐसे सोचिए आप श्री मोदी जी को वो टाइम दे रहे हैं, इस देश को वो टाइम दे रहे हैं, अपना एक कंट्रीब्यूशन स्टैब्लिश कर रहे हैं जिसका आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अगर आप समय देके कुछ फाइनेंशियल रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं तो कीजिए। उस वक्त खुद को जज मत कीजिए कि इतना कम क्यों। उस वक्त ये देखिए कि हम कुछ कर तो पा रहे हैं। तो स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, अर्न समथिंग, बिकम मोर अवेयर ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड टेक रिस्क। ये 2-3 चीज़ें अगर बदल दें तो बहुत पॉजिटिव। अमित, आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजिशनिस्ट हैं, और एक महिला के जीवन में जितने ट्रांजिशन आते हैं उनको आप कैसे देखते हैं, और उसमें उनकी आप किस तरह से मदद करते हैं? क्योंकि यही रोल हुआ फाइनेंशियल ट्रांजिशनिस्ट का, राइट? जी, फाइनेंशियल ट्रांजिशनिस्ट में जो भी इंडिविजुअल्स चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, विमेन के लिए थोड़े ज़्यादा होते हैं। शादी होना, शादी के बाद जॉब स्टेबिलिटी, और फिर मैरिज में फैमिली एक्सपैंड होती है, बच्चे होते हैं। तो क्या जॉब को छोड़ना है या कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू करना है तो किस कैपेसिटी में कंटिन्यू करना है? छोड़ना है तो कब तक छोड़ना है? और उसके बाद वापस रिज्यूम करना है तो किस इंडस्ट्री में रिज्यूम करना है? अब वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि नहीं है? उनको बहुत कुछ खोना पड़ता है। इस चेंज को अपनाने के लिए वो बहुत कुछ खो बैठते हैं, और जब वो बहुत कुछ खो बैठते हैं ना, तो फिर जब वो वापस आते हैं तो बड़े गिल्ट से और रिसेंटमेंट से आते हैं, उसमें फिर उनकी नई शुरुआत नहीं हो पाती। तो मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि प्लीज़ जॉब को पार्ट टाइम कीजिए, छोड़िए मत। प्लीज़ अपने फैमिली से सपोर्ट लीजिए, अकेले मत चलाइए। आपके पास अगर जॉइंट फैमिली का या थोड़ा सा फैमिली जो डिस्टेंस पे भी है लेकिन आपको एक सपोर्ट मिल सकता है तो उसको लीजिए। ये पूरी न्यूक्लियर माइंडसेट वाली मेंटालिटी से आप अपनी फैमिली को मत रेज कीजिए, क्योंकि आप उतने स्ट्रॉन्ग हैं नहीं जितना हमको लगता है।
हम यंग एज में ना बड़े मैकेनिकल डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है हम सॉफ्ट हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो ये चेंजेस ईजी नहीं होते हैं। तो अपनी चीज़ें स्पेशली जो आपको पसंद है, आपका जॉब अगर आपको बहुत पसंद है उसे बिल्कुल मत छोड़िए। बच्चे तो सबको पसंद होते हैं, आप बच्चों को भी देखिए, जॉब को भी देखिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बना के रखिए, कोशिश कीजिए कि आपकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ही आगे आपको और ऊंचा लेके जाएगी। बिल्कुल। सो मल्टीटास्क करने के लिए आप तैयार रहिए, मल्टीपल रोल्स, और उसमें सपोर्ट लेने में कोई बुराई नहीं है। अमित कह रहे हैं जहाँ से भी सपोर्ट मिले वो ले करके एक प्रक्रिया को जारी रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे फिनेंशियल एडवाइस लूँगी उनके लिए जो अभी अभी जो है फ्रेश हैं, फर्स्ट टाइम नौकरी करने के लिए निकली हैं और पहली बार अपना पैसा कमाने वाली हैं। उनके लिए अमित कुकरेजा की तरफ से क्या है फिनेंशियल एडवाइस? उनके लिए ये एडवाइस है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए क्योंकि वो जनरेशन है जो इस समय इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि अब हम किसी पे निर्भर नहीं हैं, अब हम खुद पैसा कमा सकते हैं, तो हम खुद अपने तरीके से खर्च करेंगे। ओके। तो उनके लिए तो 1-2 साल जस्ट लेट देम बी, और उनको अपने तरीके से कमाने दीजिए, उड़ाने दीजिए। हाँ, उनको बस हम इतना गाइड कर सकते हैं कि बेटा लोन्स मत लेना, क्योंकि जॉब स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती। आजकल मार्केट्स कहते हैं ना वूका वर्ल्ड है, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। तो इस वूका वर्ल्ड में कब जॉब चला जाए, और अगर जॉब चला गया तो लोन पे बैक कैपेसिटी चला जाएगी। तो लोन्स जितना हो सके ना लें, अगर लें तो हेल्दी लोन्स लें, पर जल्दबाजी ना करें लोन लेने के लिए। पैसे खर्च कीजिए, आप शौक पूरे कीजिए, 2 साल के बाद सेविंग्स शुरू कीजिए। और हाँ, जैसे ही सेविंग्स हों, इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में उनको बताएं, और उनका डिसिप्लिन और मोटिवेशन हाई रखें कि वो उस फर्स्ट करोड़ को बिल्डअप करने में कमिट हो जाएं छोटी छोटी सेविंग से। ओके। सो अभी तो जिए अपनी जिंदगी, लेकिन लोन से दूरी। अब ऐसी औरतें जो ऑलरेडी जॉब कर रही हैं पर कहीं ना कहीं अंदर चाहते हैं कि मैं कुछ अपना काम करूं, मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, उनको आप क्या एडवाइस देते हैं? क्या एंटरप्रेन्योर बनना यानी बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी? क्या करना चाहिए उनको? ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, चाहे लेडी हो चाहे पुरुष हो, ये हर किसी के मन में एक ख्वाहिश है कि हम कुछ अपना कर सकें, कुछ अपना क्रिएट करें। उसके लिए ना बड़ा डेलिकेट बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा। उस डेलिकेट बैलेंस में हमें ये देखना है कि अगर हमारी ये जॉब मेरी जॉब नहीं रही और ये एंटरप्रेन्योरियल रिस्क फेल हो गई, तो क्या मेरे पास ये वापस जॉब आ सकती है? क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल स्टिंट अगर सक्सेसफुल हुआ फिर तो ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि मैं क्या उससे उतना ही कमाऊंगा जितना मैं इस जॉब से कमाता हूँ या कमाता था। तो पहली तो होगी कि सक्सेस ऑफ योर वेंचर, दूसरा होगा कि मेरी अर्निंग्स उतनी है जितना मैं जॉब से करता था, क्योंकि वो भी आपको काफ़ी बाद में हर्ट कर सकता है कि हमने इतना बड़ा रिस्क तो लिया लेकिन पाया क्या, खोया तो बहुत कुछ। तो जो आप पाएंगे वो आपके खोने से ज़्यादा होगा, तभी वो खुशी देगा, वरना नहीं देगा। तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है, ये आप तभी ले सकते हैं जब आपका पार्टनर आपको सपोर्ट दे। अगर आप मैरिड हैं, इफ़ यू हैव अ पार्टनर, अगर उनकी जॉब स्टेबल है और आप रिस्क ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप अकेले हैं और आपको सपोर्ट परिवार से मिल रहा है, पेरेंट्स से, तो भी आप ये रिस्क ले सकते हैं। और तो अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बना के रखनी है और सपोर्ट लेने में हेजिटेशन है, तो फिर आपको अपना पैसा इकट्ठा करके और अपने आप को एक टाइम फ्रेम देके कि 1 या 2 साल इसको ट्राई करेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। ये थोड़ा महिलाओं को अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? उनको किस तरह से अपने एक रेगुलर इनकम पोस्ट रिटायर्ड लाइफ के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? क्या वो प्लानिंग पुरुषों की प्लानिंग से अलग होगी? बिल्कुल नहीं, सब सेम है, क्योंकि हर इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर ही है, चाहे वो जेंडर मेल है चाहे फीमेल है। और स्पेशली उस एज में जब आप रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं, तब तक तो दोनों काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। लाइफ का इतना एक्सपीरियंस, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, उनके लर्निंग में होता है ना, कि उनकी थिंकिंग सेम होती है कि एक हमें ब्रेड एंड बटर पोर्टफोलियो चाहिए जहाँ पे फिक्स्ड इनकम हर महीने आता रहे, और एक वेल्थ पोर्टफोलियो चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट करता रहे। और हो सके तो हम कुछ छोड़ के जाएं जो हमारे बच्चे या हमारे वो लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनको मिल सके। यही 3 लेवल की वेल्थ लोग बनाना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो
चाहे फीमेल हो। तो कुछ डिफरेंट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस अपना स्ट्रक्चर बना के रखें, अपना फोकस बनाएं, उसको बकेट कर दें कि एक बकेट मेरे ब्रेड एंड बटर का पोर्टफोलियो है, एक बकेट मेरा वेल्थ पोर्टफोलियो है जो हर साल इन्फ्लेशन को बीट करेगा और वो ब्रेड एंड बकेट को टॉप अप करेगा, और तीसरा मेरा लेगेसी पोर्टफोलियो जो हम छोड़ के जाएंगे और हम विल लिख के जाएंगे कि हमारे बाद ये इनको मिले। कौन सी वो राइट एज होती है जब औरतों को अब जो है अपने उस फेज में आना चाहिए जहां वो अपने भविष्य के लिए यानी अपने रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर करना शुरू करें? क्योंकि आपने कहा अभी अभी नौकरी शुरू की है तो वो चिंता अभी छोड़ दीजिए, 2 साल मौज उड़ाइए। तो क्या वो 2 साल मौज उड़ाने के बाद से रिटायरमेंट की प्लानिंग करें, या थोड़ा सा मिड 40s में आकर रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करनी चाहिए? आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? सिंपल है, हर एज ग्रुप में आपको हर टाइप का स्पेंडर और सेवर मिलेगा, और जो सेवर होगा वो बहुत जल्दी इन्वेस्टर बन जाएगा। तो चाहे वो 23 साल की लड़की हो या 28 साल की महिला हो या 35 साल की महिला हो, अगर वो फाइनेंशियली एक्टिव है, savvy है, तो वो 23 साल की उम्र में ही सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी। और अगर वो ये चीज़ को अभी नहीं पहचानती, वो 2 साल स्पेंड करना चाहती है, उसके बाद शुरू करना चाहती है, वो भी सही रास्ता है। जितना जल्दी उनमें ये अवेयरनेस आ जाए ना कि उनकी सेविंग से एक फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, एक बड़ा कॉर्पस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सपोर्ट दे सकता है, उतना अच्छा। कोई राइट एज नहीं होती प्रियंका, हर चीज़ का कोई वक्त नहीं होता। आपको जब मन करे, जब आप कन्विंस्ड हो, तब कर लीजिए। बट पैसा एनर्जी है, जितना जल्दी चैनलाइज करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, उतना जल्दी आप बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो महिलाओं के लिए एक फिनेंशियल एडवाइस जो आप अमित जी देना चाहते हैं, क्योंकि आप जब मिलते हैं बहुत सारी महिलाओं की प्लानिंग करते हैं तो आपको लगता है ये मिसिंग है, ये इनको ज़रूर करना चाहिए? पहला, गेट इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द फैमिली, फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ द फैमिली। दूसरा, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड आउट ऑफ इनसिक्योरिटी और जेलसी और रिसेंटमेंट। मतलब पॉजिटिव इमोशन के साथ इन्वॉल्वमेंट कीजिए कि हमें कुछ अच्छा बनाना है, मुझे अपने कंट्रीब्यूशन से, चाहे वो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियल नहीं है, मैं कुछ अपने स्पाउस के साथ बड़ा बनाना चाहती हूँ जिससे हम लोग आगे जल्दी सिक्योर रह सकें और बच्चों को अच्छा दे सकें या पेरेंट्स को अच्छा दे सकें। तो गेट इन्वॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल एंड गेट इन्वॉल्व्ड विद पॉजिटिव इमोशंस लाइक होप, ऑप्टिमिज्म, को-क्रिएशन एंड क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल फॉर द फैमिली। आपने कहा कि महिलाएं जो होती हैं वो प्रोटेक्टर होती हैं, उनको पैसा बचाना अच्छा लगता है और उसको सेफ्टी उसकी बहुत मैटर करती है, पर जब वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट के मैदान में उतरती है तब उनका नज़रिया आप कैसा देखते हैं? तब क्या उनकी यूनिक पर्सनालिटी ट्रेट आप देखते हैं पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के? तो हर कोई इन्वेस्टमेंट्स में ना, जब वो पहली बार अपने इन्वेस्टमेंट में एक नेगेटिव देखता है, मतलब फॉल इन द कैपिटल वैल्यू, तो वो घबराता है। और जब वो घबराता है तो पूछता है कि क्या बेचें, अगर उसका एडवाइज़र है तो। अगर उसका एडवाइज़र नहीं है तो वो पूछती नहीं है, वो बेच देती है, क्योंकि उनको वो रेड जो दिखता है वो जो नोशनल होता है, उनको लगता है ये रियलाइज़ हो चुका है तो अब ये बढ़ ना जाए इसलिए एग्जिट करें। तो इनके लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जो विथ टाइम आ जाता है। एक बार वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि हाँ -10 हुआ था ना, +10 भी तो हो गया था ना। तो अगली बार उनका रेड फ्लैग कब रेज होगा? -20 पे। फिर अगर वो -20 भी +20 हो जाएगा तो उनका रेड फ्लैग रेज होना बंद हो जाएगा। तो जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस मार्केट की इन्वेस्टिंग में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनकी टॉलरेंस टू फ्लक्चुएशन, पर शुरुआत में ये जो टॉलरेंस है वो कम रहती है। तो कुछ साइकिल्स देखते हैं फिर सीखते हैं। करेक्ट। और बेटर लर्नर है? बिल्कुल लर्नर है। बेटर लर्नर होंगे क्या पुरुष से? कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो नहीं बोलूँगा प्रियंका, बट कभी कभी पुरुष भी डरते हैं, कभी कभी पुरुष इतना जल्दी नहीं लर्न कर पाते जितनी जल्दी महिला लर्न कर पाती है। एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। आई थिंक यहाँ पे जेंडर का थोड़ा सा अगर एस्पेक्ट आता है ना तो वो उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से आता है, लेकिन अगर दोनों को आप सिमिलर माहौल में रेस करेंगे ना प्रियंका, बिल्कुल सेम बिलीफ पैटर्न के साथ अपब्रिंगिंग में, आई थिंक वो दोनों सेम निकल के आएंगे। हो सकता है पुरुष कमजोर निकले और महिला स्ट्रॉन्गर निकले। तो आपकी बात से मुझे लग रहा है कि जो हमारे घर में अगर बेटियां हैं तो हमें उन्हें अभी से एम्पावर करना चाहिए। बिल्कुल। हम लाड में क्यों रखते हैं उनको? क्यों नहीं हम उनको बाहर अकेला भेजते हैं? क्यों नहीं हम उनको
ठीक है हमारा सिक्योरिटी कंसर्न होता है, बट उनको प्लीज़ उनके डिसीजंस खुद लेने दीजिए। जितना वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को परस्यू करेंगे उतना उनकी रिस्क टॉलरेंस बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो अचीवर बनेंगी और बहुत जल्दी अपनी बर्नी से बाहर निकलेंगी, और वो परसेप्शन भी चेंज करेंगी कि कितनी इम्पैक्टफुल और कितनी पावरफुल हो सकती हैं वुमेन। बिल्कुल, तो अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत मैटर करती है, और मुझे लगता है अगर हमारे घर में बेटियां हैं तो हमें उन्हें पैसों की बात भी समझानी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए पैसों की बात मत करो, पैसों की बात करो, समझो, क्योंकि आगे जाकर आपको कमाना है, और जब कमाएंगी बचाएंगी और उसको इन्वेस्ट भी करेंगी। थैंक यू सो मच अमित, Pleasure. बहुत अच्छा लगा आपसे Thank बात you. करके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा जब हम आपसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रियंका। इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और खास मेहमान से अपने अगले शो में। नमस्कार। HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।